अधूरे ख्वाब की टीम हर हफ्ते किसी न किसी शहर कस्बे के हालात आप तक पहुंचाती रहती है। इस कड़ी में आज हमारी टीम पहुंच रही है जयपुर की कच्ची बस्तियों में। यहाँ पहुंचकर हमारी टीम ने ये जानने की कोशिश की कि आखिर राजधानी जयपुर के बीच बसी इन मुस्लिम बस्तियों में रह रहे बाशिंदे आखिर किस तरह अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। मोटे तौर पर देखा जाए तो यहाँ तालीम, रोजगार और साफ सफाई को लेकर सभी जरूरी चीजों की कमी साफ तौर पर नजर आती है। तो आइए चलते हैं जयपुर के आदर्श नगर बाईपास के किनारे बसी कच्ची बस्तियों में और जानते हैं यहाँ के हालात। यहाँ की बड़ी समस्याओं में से एक समस्या ये भी है कि सरकार ने शहर विकास के लिए इनको हटाने का अल्टीमेटम दे रखा है। कई दशक पहले संजय बाजार बनाने के लिए इनको यहाँ जगह दी गई थी। अब जब सरकार ने इनको हटाने की बात कही है, तब से ये लोग सरकार के इस आदेश से मायूस हैं। गरीब लोगों को बसा के कहाँ बढ़ाया जा रहा है, नीचे यहाँ से 15 किलोमीटर दूर। अब रोजगार के लिए भी अगर यहाँ आएंगे तो जितना कमाएंगे उतना तो किराए में लग जाएगा उनका। मतलब परेशानी है, गरीबों के लिए ओनली नुकसान है। अगर तुम्हें डेवलपमेंट करना है तो थोड़ा उस साइड करो, जो उधर बड़े मकान है उनको हटाओ। ये गरीबों को क्या नीति कर रहे हो आप? जवाहरनगर कच्ची बस्ती की प्लानिंग बड़ी चल रही है साहब, इसको तोड़ा जाएगा, लेकिन बसाने के लिए कुछ नहीं सोचा जा रहा है कि बसाएंगे कहाँ इसको। बसाने के नाम पे कुछ नहीं है। हमें तो इसका पूरा पता लगने लगा कि आज तक किसी को पैसा दिया है, ज़मीन दी है, क्या दिया है। हमें कहाँ बसाएंगे, इस बस्ती को कहाँ तक तोड़ना है, हम लोग परेशान रहते हैं। क्या पता कब क्या हो जाए। पूरा डकटवा भी हमारे एरिया पे तो कोई ऐसा कानून नहीं आया जिसे बताए, अभी नहीं आया। खाली सुनाई कहते हैं यहाँ से टूटेगी, वहाँ से टूटेगी। क्यों टूटेगी? जिस वक्त के भूबल काटे थे और वीरान पड़ा था, यहाँ ना पानी था, ना बिजली थी, ना खाना था, और गरीब औरतें बेचारी हैं मट्टी के छप्पर डाल डाल के रह रही हैं। जब भी तो तुम इस कानून को देखने आते, जब भी तो आते ना आप लोग, जब तो आए नहीं। आबादी तो करी जनता ने और कानून आ गया गवर्नमेंट के हाथ में। ये तो गलत बात है। हमारी बस्ती को अगर आप कहीं डिवाइड करना चाहते हैं या और कहीं बसाना चाहते हैं तो हमें उसके लिए बताया जाए, ताकि रोजाना हम इस बात के लिए सोचते रहते हैं कि आज यहाँ से हटेंगे, कल वहाँ जाएंगे, परसों जाएंगे। तो ये बात हमारी क्लियर हो जाए कि हम यहाँ से जाना है या यहाँ ही हमें शिफ्ट करना है। जवाहरनगर कच्ची बस्ती के लिए हमने एक सर्वे करवाया और सर्वे की एक सूची बन गई। सर्वे सूची में फिर हमने ये तय किया है कि जो भी परिवार सर्वे से वंचित रह गया किसी वजह से, क्योंकि मजदूर है, मजदूरी पर चला गया है, घर पर ताला लगा है, तो उसके लिए एक ऐसा उनसे ये तय किया है कि अगर कोई रह गया है और वो अपने डॉक्यूमेंट दिखाता है तो उसको सर्वे में सूची में शामिल किया जाए। दूसरा ये है कि जो परिवार है जिसके अपने बेटे की शादी कर दी है, शादीशुदा है, तो सर्वे में उसको शादीशुदा को भी अलग से सर्वे में माना जाए। तीसरा हमने ये तय किया है कि ये जो जवाहरनगर कच्ची बस्ती में ही पीछे खाली जगह पड़ी है, उसके अंदर इस ज़मीन को लेवल करके और इसको यहाँ की यहाँ यथास्थान, जवाहरनगर कच्ची बस्ती को यथास्थान बसाया जाए। इस तरह की हमारे अधिकारियों से और सांसद महोदय से, विधायक महोदय से तय हुआ है और उन्होंने ये तय कर दिया। और रहा सवाल ये है कि किस तरह से बसाया जाए। ये एक व्यवस्था है जिसके अंदर हमने 35 गज भूखंड, अगर भूखंड दिए जाएँ तो 35 गज के दिए जाएँ, क्योंकि 50 गज की तो व्यवस्था है नहीं, पब्लिक ज़्यादा हो गई, जगह कम है और बाहर जाने में लोगों को रोजगार की लिए मुश्किल हो जाएगी। तो 35 गज यथास्थान दिया जाए, या अगर आप आवासों में देते हैं तो 50 गज के अंदर सबको आवास दिए जाए। देखिए, एक तो प्रशासन जो कार्रवाई करता है तो लीगली स्पीकिंग एक प्रजम्पशन है हमेशा कि राज्य द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वो कानूनी रूप से सही होता है, ये माना जाता है। अब अगर राज्य का कोई स्टैंड भेदभावपूर्ण है, पक्षपातपूर्ण है, या अज्ञानता पर आधारित है, या जानबूझकर दुर्भावना से किया जा रहा है, तो उसके लिए तो लीगल प्रोटेक्शंस अवेलेबल हैं। हाई कोर्ट में इस तरह की रिट याचिकाएं हमेशा दायर की जाती हैं और की जा सकती हैं। तालीमी मरकज होने के बावजूद जयपुर की इन बस्तियों में तालीम के हालात भी ज्यादा बेहतर नहीं है। 81 के बाद में यहाँ पे बसावट होना शुरू हो गई थी और उससे जब से लेके अब तक जो है यहाँ कई परेशानी है। ना रोड है, ना सिविल लाइन सही है, ना पार्क की सुविधा है, ना स्कूल की है। बच्चों के लिए परेशानी होती है, स्कूल के लिए कोई सुविधा नहीं है यहाँ सरकारी स्कूल की। रहने वाले बाशिंदे हैं यहाँ के, वो सारे लेबर क्लास के हैं जो मजदूरी करके रोजाना पेट भरते हैं, रोजाना करते हैं।
अब अगर यहाँ सरकारी स्कूल न होने से और वो बच्चों को पढ़ा नहीं पाते तो आगे उनका एजुकेशन को कोई भविष्य नहीं है। सरकारी स्कूल नहीं है यहाँ पर, बहुत समस्या आती है हमारे को। यहाँ 2-2.5 किलोमीटर जाना पड़ता है। गरीब बस्ती है, यहाँ से टैक्सी में उठाते इतना किराया लग जाता है। प्राइवेट स्कूल की फीस होती है तगड़ी। राजस्थान विश्वविद्यालय से लेकर कई सारे बड़े बड़े तालीम के इदारे भले ही इस बस्ती के इर्द गिर्द मौजूद हैं, लेकिन यहाँ के हालात कुछ ऐसे हैं कि लोग चाहकर भी अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दिला पा रहे हैं। इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी के बीच इस बस्ती में कोई भी ठीक ठाक सा भी तो सरकारी स्कूल नहीं है, सिर्फ एक प्राइवेट स्कूल है जिसकी बदौलत यहाँ के बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं इस स्कूल में और जानते हैं यहाँ के हालात। निजी तौर पर चलने वाले इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को देखकर यह अंदाजा लगाना आसान है कि यहाँ तालीम को लेकर लोग कितने संजीदा हुए हैं। 2 शिफ्ट्स में चलने वाले इस स्कूल में बच्चियों की तादाद लड़कों से कहीं ज्यादा है। साथ ही बच्चियाँ पढ़ लिख कर कुछ बनना भी चाहती हैं। जब से स्कूल का बना है और ज़्यादातर लड़कियां चाहती कि वो यहीं पर पढ़ें और काफ़ी बदलाव देखने को भी मिला है लोगों का, क्योंकि इस स्कूल ने इस विश्वास को बढ़ा दिया है कि लड़कियों को वाकई में पढ़ाना चाहिए और लड़कियों को शिक्षा के स्तर में सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाया है। और माँ बाप भी यही चाहते हैं कि लड़कियाँ आगे बढ़ें, तो इसके लिए उन्होंने कोशिश भी की है। स्कॉलरशिप वगैरह आती हैं उसके हिसाब से भी, लेकिन बहुत ज़्यादा कम आने लग गए हैं आजकल स्कॉलरशिप, जिसकी वजह से माँ बाप पढ़ा नहीं पाते हैं। फिर भी वो कोशिश करते हैं अपनी। वैसे सपना तो कुछ नहीं था, लेकिन और लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए एक सपना है सोशल वर्कर का। सर यहाँ पे एक तो गरीबी बहुत ज़्यादा है, बैकवर्ड इलाका है, मुस्लिम लोग हैं, तो लड़कियों को पढ़ाने में थोड़ा कतराते हैं, बाहर भेजने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। ये सोचते हैं कि बाहर जाएंगी हमारी बच्चियाँ तो हमारे बच्चों के साथ कुछ भी हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर ये स्कूल चल रहा है। इसके लिए भरोसा करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लड़कियाँ आती है। पूरा राजस्थान की कट ऑफ से 100 बच्चों का चयन किया गया, उसमें 2 हमारे स्कूल के बच्चे भी हैं, गुडलक ऐसे सेकेंडरी स्कूल के, जिनको 80+% सेकेंडरी क्लास के अंदर बच्ची ने बनाई है। वो दोनों लड़कियां ही रही हैं, लड़कों में एक भी नहीं है। तो इससे पता लगता है कि लड़कियों का स्तर काफी अच्छा हो रहा है। निजी तौर पर चलने वाले इस स्कूल में कई सारी सहूलियात की कमी भी देखी जा सकती है। यहाँ पर बच्चों की तादाद ज्यादा है और जगह की कमी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। ये बात और है कि पढ़ाई के मामले में ये स्कूल काफी ठीक है। एजुकेशन के मामले के अंदर जो पेरेंट्स की सोच है वो काफ़ी बदलाव तब्दील है। आज रिक्शा चलाने वाले की सोच भी ये बनने लगी है कि हमारा बच्चा पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा बच्चा पढ़ेगा आज तो कल का विकास हो सकता है। कहने को तो इस इलाके में कई सारे सरकारी स्कूल मौजूद हैं, पर ये बात और है कि वो कहीं नजर नहीं आते। 1990 से जब यहाँ देख रहा था तो वहाँ सरकारी स्कूल ही नहीं होती थी, और सरकारी नौकरी में था तो मैंने 8 साल पहले रिटायरमेंट लेकर और इनमें एजुकेशन में जुड़ गया, और बच्चों को मिट्टी में बैठा बैठा के पढ़ाते थे। और 8 साल पहले रिटायरमेंट लेके पूरी तरह से इसमें जुड़ गए। तो उस समय जो स्थिति थी, मैं तो ये समझता हूँ उस समय ऐसा था कि एक गली में एक बच्चा पढ़ने वाला ढूंढना पड़ता था, और आज स्थिति यह है कि हर गली में ये ऐसे बच्चे ढूंढने पड़ते हैं कि जो नहीं पढ़ने वाला हो। हालांकि सरकार ने हर टीले पर एक सरकारी स्कूल खोल दिया। हाँ, व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, सुधार होना चाहिए। यहाँ पे अधिकतर तो रोज़मर्रा की नौकरी करने वाले इंसान हैं, मजदूर लोग ज़्यादा हैं। यहाँ पे बहुत कम लोग हैं पढ़े लिखे हैं। यहाँ पे शिक्षा का भी बहुत कम है। एक ही स्कूल है यहाँ पास में, एक गवर्नमेंट स्कूल का, उसका तो हाल ही ख़राब हो रहा है। आप अब जाके देखेंगे तो स्कूल को आप देखेंगे, स्कूल ही नहीं, कुछ धर्मशाला है, पता नहीं क्या बना रखा है यहाँ पे। इन्हीं सब बातों की जानकारी के मद्देनजर हम पहुँचते हैं आजाद नगर में चलने वाले एक प्राथमिक विद्यालय में। हमारी टीम यहाँ पहुँची तो इस स्कूल की एक अलग ही तस्वीर निकलकर सामने आती है। लंच के वक्त हमारी टीम विद्यालय में पहुँचती है तो यहाँ अक्षय पात्र का खाना बच्चों में तकसीम किया जा रहा था। एक हॉल में चलने वाले इस स्कूल में 2 सरकारी टीचर समेत कुछ किताबें जरूर इन बच्चों को दी गई हैं, लेकिन गरीबी की रेखा से नीचे पल रहे ये बच्चे इस तरह की तालीम से आखिर कैसे अपना मुस्तकबिल बेहतर बना पाएंगे, ये सोचना भी एक अहम बात है।
यहाँ तो रूम तो देख ही रहे हो आप, एक ही है और यहाँ इस समय हम 2 टीचर हैं और यहाँ 1 से 5 तक को बिठाया जाता है। पहली और दूसरी को एक साथ बैठा देते हैं, तीसरी चौथी और पाँचवीं को एक साथ बैठाते हैं, तीसरी को अलग बैठा देते हैं। लेकिन एक टीचर जो है पहली दूसरी को संभालती है और दूसरी टीचर जो तीसरी चौथी पाँचवीं को संभालती है, वो एक क्लास को पढ़ाते हैं, एक क्लास को काम दे देते हैं, ऐसे फिर मैनेज कर ही लेते हैं। और जिसमें अगले महीने मेरा रिटायरमेंट है। यहाँ तो हमें तो टीचर की ज़रूरत है। यहाँ सारे बच्चे आते हैं, 92 बच्चे तो आते ही आते हैं, उसके अलावा 10-15 बच्चे जो है वो बिना नाम के भी बैठे रहते हैं। 3 सेट है ना, तो ये अपना टाइम है, उसमें बहुत ज़्यादा तप जाता है गर्मी के दिनों में बच्चों के लिए, उसमें लंबे समय तक बच्चों को बिठाने में दिक्कत आती है। और बच्चे तो यहाँ ज़्यादा, वैसे ये बात असली बात तो ये है कि इस आज़ाद नगर में अगर मिडिल स्कूल हो तो काफ़ी बच्चे हो जाएँ, क्योंकि 5वीं के बाद भी जाना नहीं चाहते हमारे पास से। ये यही कहते हैं कि दीदी इसको आगे करवा लो, तो हमने आगे लिख के दिया, परंतु बिल्डिंग की समस्या को देखते हुए आगे नहीं हो पा रहा है 8वीं तक का स्कूल। कहने को तो इस स्कूल में अक्षय पात्र का खाना भी दिया जा रहा है, पर इसमें भी सफाई वगैरह पर कोई ध्यान नहीं है। आखिर इन हालात में कैसे बच्चे पढ़ पाएंगे? 1-1 किलोमीटर पे स्कूल गवर्नमेंट खोल दिए हैं, तो स्कूल तो हो गए, लेकिन वहाँ पे थोड़ी टीचर्स की जरूर कमी है इन जगहों पे। जहाँ एक तबका समाज में जागरूकता की कमी को अहम बता रहा है, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सरकार को इस सब का जिम्मेदार मानते हैं। भले ही सूबे की सरकार ने रोजगार देने के बड़े बड़े वादे किए हों, पर खुद जयपुर की इस बस्ती में रोजगार के नाम पर कुछ भी नहीं है। ज्यादातर मुस्लिम तबका या तो ऑटो या टैक्सी चलाता है या फिर दिहाड़ी पर मजदूरी करता है। यहाँ तो टोटल मजदूर टके के लोग हैं जो यहाँ अपने आसपास जाके ट्रांसपोर्टर पर और जो बेलदारी करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, मतलब मजदूरी लेवल का आदमी है। घर की औरतें ही हैं जो खुद को काम धंधे से अपने और अपने परिवार का खर्च चला रही हैं। दुपट्टे की लेस बना रही हैं और ये औरतें दिन भर इसी काम में जुटी रहती हैं और कमाई के नाम पर चंद पैसे ही इन्हें मिल पाते हैं। फूंदी करते हैं कि हमें आइए चुन्नी में लगती है कि हमें बना लेते हैं, 1000 ही बना लेते हैं, 500 ही बन जाती है, 1500 ही बन जाती है, 3-4 में बेटी 2000 ही बन जाती है, 1000 के 40 रुपए मिलते हैं। अनीसा नाम की इस महिला को ही आप देख लीजिए। शौहर की मौत के बाद ये लिफाफा बनाकर अपना और अपने बच्चों का गुजारा कर रही है, लेकिन इस काम में मेहनत ज्यादा है और पैसे इतने कम हैं कि ये अपने बच्चों की पढ़ाई भी ठीक से नहीं करा पा रही है। साथ ही विधवा पेंशन भी कई महीनों से न मिलने की शिकायत है इन्हें। बताइए क्या चीज आप बना रही हैं और कब से आप लोग बना रही हैं इसमें और कितने पैसे मिलते हैं इसमें? 8-10 साल हो गए बनाते हुए। हमारे आदमी मरे हैं जब से बना रहे हैं। इसमें 15 रुपए के आधी किलो जाते हैं। क्या करें, मजबूरी में बना हुए खर्चा चलाने के लिए, और गरीबों की कोई सहायता करता नहीं है। बोर्ड लेने के लिए आ जाते हैं, वो पेंसिल आती थी वो भी बंद हो गई। और हमारे तो आदमी भी नहीं है कुमाने वाला, एक लड़का है छोटा सा और एक लड़की है, ये सास है, उसकी भी पेंसिल नहीं आती है। क्या करें यार, धंधा ही नहीं है कुछ और ये कभी बिकती है कभी नहीं बिकती है। तेली बिक जाती है तो ले जाते हैं, नहीं बिकती है तो फिर पड़ी रहती है। कितने बच्चे हैं और क्या एजुकेशन वगैरह बच्चों को दे पा रहे हैं? और जबकि इतना कम पैसा आपको मिलता है तो कैसे बच्चों को एजुकेशन दे पा रहे हैं? और कितने कितने छोटे बच्चे हैं और किस क्लास में पढ़ रहे हैं? 15 साल का लड़का, उसको पढ़ाया ही नहीं, पैसों के मारी काम पे जाता है लड़का। और लड़की है जो अब भर्ती कराई है फ्री की स्कूल में, सरकारी में। क्या करें, बच्चों को पढ़ाएंगे कि पेट भरेंगे उनका? जो खाना ही एक टाइम मिलता है, खाने को ढंग का नहीं मिलता वो भी। अरे यहाँ के लोग सुनते नहीं है, कोई गरीबों की तो कोई सहायता ही नहीं करते हैं। यहाँ पे बोर्ड लेने के लिए आ जाते हैं, बस बोर्ड दो हमें, बोर्ड दो। पहली पेंसिल आती थी वो भी बंद हो गई, अब 1-2 बार आई अब बंद हो गई। जाते हैं तो बोलते हैं आ जाएगी आ जाएगी। इन सब के बीच एक अच्छी बात ये है कि यहाँ लोगों के पास राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड से लेकर सभी तरह के कार्ड मौजूद हैं, लेकिन इन कार्ड से कोई खास फायदा नहीं मिल पा रहा है इन लोगों को।
दोनों राशनों का अनाज किस तरह से बंद हुआ और कैसे हुआ समझ के बाहर बात है। फिर ये कैसे जनता के साथ अन्याय हुई और वो भी पूरी आम जनता के साथ। क्या खुला हुआ है, या तो बीपीएल वाले लो या पेंशन वाले लो। किसी के 5 किलो, किसी के 2 आदमी लिखे हुए हैं, किसी के 4। बीपीएल और पेंशन वाले खाएं और ये सारी आम जनता के जो 2-2 राशन है वो कहाँ जाए। इन कच्ची बस्तियों की अगर जमीनी हालात की बात की जाए तो ये बात किसी से छुपी नहीं है कि इन कच्ची बस्तियों के हालात किस कदर खराब हैं। टूटी फूटी सड़कें और गलियों में फैली गंदगी अपने आप ही यहाँ के हालात बयां करते हैं। साथ ही आबादी के बीच से निकलता ये नाला भी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। नाले पर दीवार न होने की वजह से कई बार यहाँ घटनाएं भी घट चुकी हैं, लेकिन इसका भी कोई पुरसाने हाल नहीं है। नाले की प्रॉब्लम है और ये पानी लाइन नहीं है, नालियाँ सारी बहती हैं, गटर लाइन नाले में जा रहा है सारा, और बच्चे बीमार होते हैं। पास में स्कूल है, काफ़ी टाइम से आते हैं, देख के चले जाते हैं, सब कुछ ही नहीं होता। बच्चे गिर जाते हैं, मोटरसाइकिल वाले गिर जाते हैं, बच्चे स्लिप होते हैं, कचरा बारिश होती है तो रिपटना हो जाता है, या बिल्कुल ही रिपटना हो जाता है। शहर के दूसरे मोहल्लों की तरह यहाँ भी पार्क और सामुदायिक केंद्र मौजूद है, पर इनकी भी आज सुध लेने वाला कोई नहीं है। उद्घाटन पर जरूर कुछ बड़े नेता यहाँ आते रहे हों, लेकिन आज लोगों को बुलाने और शिकायतें करने पर भी कोई नहीं आता। बच्चों का भविष्य बढ़िया हो। रोड, हमारा रोड इतना बेकार हो रहा है, गंदा रोड हो रहा है, आज तक रोड की कोई सुनाई नहीं है। यहाँ पर पार्क खराब हो रहा है, पार्कों की दीवारें ऊंची होनी चाहिए, केंद्र खराब हो रहे हैं। यहाँ मतलब सारी समस्या है। यहाँ पर समुदाय केंद्र बना के गए थे, महापौर जी भी आई थी, उद्घाटन करके गई थी। उसके बाद में आज तक ना तो कोई नगर निगम से आता है इसे देखभाल करने, ना रंग रोगन कराया। खिड़की दरवाजे सब टूटे हुए हैं, बुरा हाल है। ना बिजली लगी हुई है, इसमें कनेक्शन नहीं है, लेटरिन बाथरूम नहीं है। कहाँ शादी ब्याह करेगा, सुविधा पूरी है नहीं। कच्ची बस्ती आजाद नगर अप्रूव्ड कॉलोनी है जेडीए की, वो भी सब लोग यहीं शादी ब्याह करते हैं। पब्लिक टॉयलेट को लेकर केंद्र सरकार बड़ी बड़ी स्कीम्स निकाल चुकी है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों के खाते में पैसे डलवाकर शौचालय बनवा रही है। पर शायद सरकार की ये स्कीम जयपुर के आदर्श नगर तक नहीं पहुंच पाई है। यही वजह है कि आज भी यहाँ के लोग शौच के लिए खुली जगहों पर जाने के लिए मजबूर हैं। बच्चे गंदगी करते हैं, यहाँ कर देते हैं, इधर कर देते हैं। अगर घर में शौचालय हो तो सफाई रहे। तो क्या बोले, फार्म भरे गए, हम लोगों ने फार्म भरे, उसके लिए कार्रवाई भी हुई। वहाँ से लोग भी आए निगम से, उन्होंने की पास भी हो गया आपके पैसे, अभी तक हमको कुछ नहीं मिला गया। ना कोई सीवर लाइन की सुविधा, नहीं कोई पानी की सुविधा है। डंकी कुछ में भी गंदा पानी आता है। बच्चियों को लेके नहीं, हम शौचालय नहीं है, जंगल में जाते हैं। बच्चियों के साथ में, चाहे दिन हो या रात हो, तो बच्चियों के साथ में हमें जाना पड़ता है। अगर हम नहीं होंगे, बाजार कहीं चले जाएंगे, तो बच्चियों के साथ में कौन जाएगा। गंदगी नहीं होनी चाहिए, बहुत आगे गंदगी रहती है, और शौचालय बनना चाहिए। अब जाते हैं जंगल में तो क्या लड़का लड़की छेड़ते हैं लड़कियों को। हमारे लिए शौचालय बनना चाहिए, बच्चियों को कहीं जंगलों में नहीं लेके जाएं हम, बस यही ज़्यादा परेशानी है। और नालों की और गंदगी साफ होनी चाहिए। जयपुर जिले की सबसे बड़ी कच्ची बस्ती जवाहर नगर कच्ची बस्ती है, लेकिन विकास के नाम पर जीरो है। आज इतने पार्षद यहाँ पर आते हैं, विधायक महोदय भी आते हैं, हमारे क्षेत्र से 2 बार विधायक महोदय भी जीत चुके हैं, लेकिन विकास के नाम पे जीरो, कोई किसी प्रकार का विकास नहीं। आज समस्या सबसे बड़ी है शौचालय की। आज पूरी जयपुर शहर की कच्ची बस्तियों के अंदर शौचालय की समस्या इतनी बड़ी बड़ी, इसमें जवाहर नगर कच्ची बस्ती के अंदर तो शौचालय की समस्या बहुत बड़ी है। यहाँ की बच्चियाँ, बुजुर्ग, महिलाएँ शौचालय से इतने परेशान हैं कि जो है खुले में शौच करने को मजबूर है। बड़ी बड़ी बच्चियाँ बेचारी पहाड़ों में जाती हैं, यहाँ से इतनी दूर जाती है तो बड़ी दिक्कत होती है उनको। वहाँ से माँ बाप साथ में जाएंगे तो वापस जाएगी बच्ची, माँ बाप अगर नहीं होंगे बच्चों के तो कहाँ से जाएंगे बच्चे वो। यहाँ कुछ जगहों पर सीवर लाइन जरूर डाली गई है, जिसकी वजह से सड़कें तोड़ी गई, वो दोबारा आज तक बनाई ही नहीं गई। और साथ ही लोगों की शिकायत ये भी है कि सीवर लाइन को भी सही से नहीं डाला गया है। ना आज तक रोड बने, ना सिविल लाइन बनी, तो ऐसे बनी है कि अपने घर में कचरा जाता सारा, सिविल लाइन में कुछ नहीं जाता। यहाँ पे कुछ भी विकास नहीं हुआ हमारे हिसाब से। 20 साल पहले विकास हुआ, उसके बाद में कोई विकास नहीं है। गटर लाइन डाली है तो कहीं से 1 फुट ऊंची है और कहीं से 1 फुट नीची है, तो वापसी मलबा जो है मकानों में जाता है। सड़क कभी खोद करके बनाई नहीं इन्होंने, सड़क के ऊपर ही सड़क बनाते जा रहे हैं, तो मकान जो है डूबते जा रहे हैं, सड़क ऊपर आती जा रही है। सिविल लाइन में परेशानी होती है हमारे को, और
नालियों में दिक्कत आती है, पानी में भी दिक्कत आती है कभी कभी तो हमारे को, और गंदा पानी इतना आता है कि ज़बरदस्त गंदा पानी आता है। और आज तक हमारे को कोई सुविधा नहीं मिली है, और सीवर लाइन जो है जगह की जगह यहाँ की यही भरे रहते हैं, बाहर निकलने की कोई जगह नहीं है। जाहिर है जब राजधानी जयपुर में बसी इन बस्तियों के हालात ऐसे हैं तो दूसरे शहरों की बस्तियों के हालात कैसे होंगे, ये सोचना भी एक बहुत बड़ी बात है। जब तक सरकार इन बस्तियों के उत्थान के लिए कड़े कदम नहीं उठाएगी तब तक इनके हालात बेहतर नहीं हो सकते। साथ ही समाज के लोगों को भी जागरूक होना होगा और मिलजुल कर काम करना होगा, तभी जाकर समाज के अधूरे ख्वाब पूरे हो पाएंगे।